नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। देश के तीन बड़े नेताओं राहुल गांधी, शरद पवार और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, इन तीनों की अग्नि परीक्षा होने वाली है अगले 3-4 महीनों में। और ये इस तरह की अग्नि परीक्षा एक साथ आज से पहले भारत के राजनीतिक इतिहास में नहीं देखी गई। जी हाँ, आप धीरे धीरे बात को समझ रहे होंगे कि मैं किस ओर इशारा कर रहा हूँ। देखिए, इस समय देश में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। उनकी बड़ी चर्चा है। उत्तर प्रदेश की सबसे ज़्यादा चर्चा है क्योंकि सबसे बड़ा प्रदेश है। लेकिन इन चुनावों के अलावा, इन चुनावों के तुरंत बाद मार्च में ही चुनाव होने हैं मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के। महाराष्ट्र में इसके अलावा 23 और म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस के चुनाव होने वाले हैं। 290 पंचायत समितियों के चुनाव होने वाले हैं। 300 नगर पार्षद और पंचायत समिति के सदस्यों के चुनाव होने वाले हैं। तो कुल मिलाकर एक तरह से महाराष्ट्र में ये जो स्थानीय निकाय के चुनाव हैं, ये उद्धव सरकार के लिए मिड टर्म अप्रेजल है कि उनकी सरकार से लोग कितने खुश हैं, इस गठबंधन से कितने खुश हैं, इस गठबंधन को क्या जनता ने स्वीकार कर लिया है। इन नेताओं का गठबंधन है, विधायकों का गठबंधन है, मिल गए, सरकार बन गई। लेकिन सरकार बन जाने का मतलब ये नहीं है कि लोगों ने भी इसको स्वीकार कर लिया है, या ये भी मतलब नहीं है कि अस्वीकार कर दिया है। जो चुनाव हुए थे 2019 में विधानसभा के, उसमें सीधी लड़ाई थी एनडीए बनाम यूपीए की। एक तरफ जो है शिवसेना और बीजेपी का गठबंधन था, दूसरी तरफ एनसीपी और कांग्रेस का गठबंधन था। दोनों गठबंधनों में सीधी लड़ाई हुई और भाजपा और शिवसेना का जो गठबंधन था उसकी जीत हुई। उसको सरकार बनाने का मौका मिलना चाहिए था, लेकिन शिवसेना ने क्या किया ये आपको सब मालूम है, फिर दोहराने की ज़रूरत नहीं है। तो शिवसेना ने जो किया उसके बाद एक नया गठबंधन महाराष्ट्र में बना। महाराष्ट्र की राजनीति में एक नया प्रयोग हुआ जब कांग्रेस और शिवसेना एक साथ आए। जब ये बातें जो सिद्धांत की कही जाती हैं, शिवसेना को जब से शिवसेना बनी है तब से कांग्रेस पार्टी उसको सांप्रदायिक संगठन मानती रही है, सांप्रदायिक दल मानती रही है। और एनसीपी चूँकि कांग्रेस से निकली है तो एनसीपी का भी मत इससे अलग नहीं था। तो दोनों पार्टियां, एनसीपी और कांग्रेस, जिस पार्टी को सांप्रदायिक मानती रही हैं और ध्रुवीकरण कराने वाली मानती रही हैं, समाज में विद्वेष पैदा करने वाली मानती रही हैं, उसके साथ गठबंधन किया सत्ता हासिल करने के लिए। तो भारतीय राजनीति में ये कोई पहला अवसर नहीं था जब इस तरह का गठबंधन हुआ। इससे पहले भी हो चुके हैं, कई दल कर चुके हैं। लेकिन इस गठबंधन को लेकर ये इसलिए ज़्यादा सवाल उठे कि ज़्यादातर, बल्कि सारे गठबंधन ऐसी परिस्थिति में हुए हैं जब विधानसभा में किसी दल या चुनाव पूर्व गठबंधन को पूर्ण बहुमत नहीं मिला। ये अकेला ऐसा गठबंधन है जो इस बात के बावजूद बना कि जनता ने जब जनादेश दिया तो उसने एक गठबंधन को बहुमत दिया, और उस बहुमत को नकार कर ये गठबंधन बना। उस बहुमत को एक तरह से रिजेक्ट करके ये गठबंधन बना। उद्धव ठाकरे जो है मुख्यमंत्री बने। मुख्यमंत्री बनने के लिए ही उन्होंने गठबंधन छोड़ा था। अगर बीजेपी अगर उनको मुख्यमंत्री बना देती तो शायद वो इस गठबंधन में नहीं आए होते, शायद क्या निश्चित तौर पर नहीं आए होते। तो कुल मिलाकर बात ये थी कि मुख्यमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा ने महाराष्ट्र में एक नए राजनीतिक गठबंधन को जन्म दिया। और उस राजनीतिक गठबंधन में जो पार्टियां शामिल हैं वो सरकार में शामिल हैं, लेकिन उनके दिल मिले हों, ये ऐसा दिखाई नहीं देता। इस गठबंधन की सरकार में शामिल होने के बावजूद समय समय पर कांग्रेस पार्टी ये कहती रहती है कि वो अगला विधानसभा का चुनाव अकेले लड़ेगी। तो क्या गठबंधन सिर्फ सरकार चलाने तक सीमित रहेगा? क्या अगले चुनाव से पहले ये बिखर जाएगा, या अगले चुनाव में जो है अलग अलग रास्ता सारे दल अपनाएंगे? इन तीनों दलों में से हर दल अपनी ताकत राज्य में बढ़ाना चाहता है। तीनों को लगता है कि ये जो परिस्थिति बनी है नई, इसमें ये मौका है हमको अपनी राजनीतिक ताकत बढ़ाने का, अपना जनाधार बढ़ाने का, अपना राजनीतिक रसूख बढ़ाने का। लेकिन जिस तरह से सरकार चल रही है, जो कुछ हो रहा है,
वो उसको देखते हुए ये मैं अग्नि परीक्षा इसलिए कह रहा हूँ कि मुद्दे तमाम हैं महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में सबसे बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है रज़ा एकेडमी, जो पिछले 4-5 दिन से जिस तरह का हिंसक प्रदर्शन कर रही है। नांदेड़, अमरावती, मालेगांव, अमरावती में कर्फ्यू लगा हुआ है, अभी 1 हफ्ते तक और जारी रहेगा। ये सब मुद्दे बनने वाले हैं। आर्यन खान का जो केस है, और सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि अगर चुनाव में, स्थानीय निकाय के चुनाव में, ख़ास तौर से मुंबई में जो मुद्दा बनेगा, वो मुद्दा बनेंगे नवाब मलिक, शरद पवार के खास सिपहसालार। नवाब मलिक जो कुछ बोल रहे हैं वो शरद पवार की भाषा बोल रहे हैं, इसमें किसी को कोई शक नहीं है। लेकिन शरद पवार जिस तरह से बोल रहे हैं, ऐसा लगता है जैसे विपक्ष का कोई नेता बोल रहा हो। रोज़ वो किस पर हमला कर रहे हैं? बीजेपी पर हमला करें, ये बात तो समझ में आती है, लेकिन उनका हमला सरकारी एजेंसियों पर है, जांच एजेंसी के अधिकारियों पर है। एक जो जांच चल रही है वो कैसे डिरेल हो जाए, उस पर है। समस्या क्या है? समस्या ये है कि इस अघाड़ी के 2 मंत्री, एक मंत्री जेल में जा चुके हैं, दूसरे मंत्री कभी भी जेल में जा सकते हैं। और आरोप कोई राजनीतिक आरोप नहीं है, भ्रष्टाचार का आरोप, भ्रष्टाचार और वसूली का आरोप। और आरोप किसने लगाया? विपक्ष के किसी नेता ने नहीं लगाया, उनके अपने पुलिस कमिश्नर ने लगाया, जो अब भगोड़ा जिनको घोषित किया जा रहा है। अब आप देखिए कि जिसको पुलिस कमिश्नर बनाया, जिस पर इतना भरोसा था आपको, इसी तरह से सचिन वाजे, जिसको आप जो है आपने नौकरी में बहाल कराया, आपके शिवसेना का वो प्रवक्ता रह चुका है, उसने क्या क्या किया है ये सब खुलकर सामने आ रहा है जांच से। तो ऐसे में बचाव करना शिवसेना के लिए और पूरी महाराष्ट्र विकास अघाड़ी के लिए अपनी सरकार का दिन पर दिन कठिन होता जा रहा है। और जो कुछ रज़ा एकेडमी के लोग कर रहे हैं, जिस तरह से उनका हौसला बढ़ा हुआ है, उसमें बहुत बड़ा योगदान उद्धव ठाकरे का है। उद्धव ठाकरे ने एक तरह से रज़ा एकेडमी को महाराष्ट्र में लेजिटिमेसी दे दी है। को लग रहा है कि अब वो अपना खेल पूरी तरह से खुलकर खेल सकते हैं। सरकार जो इस समय महाराष्ट्र में है वो उनके खिलाफ कोई सख्ती नहीं करेगी, इसका उनको यकीन हो गया है। और पिछले दिनों की घटनाएं इस बात को साबित कर रही हैं कि महाराष्ट्र में जो कुछ चल रहा है उसमें सरकार की मर्जी हो न हो, लेकिन सरकार उसके खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई करने की या तो हिम्मत नहीं जुटा पा रही है, और या उसमें शक्ति नहीं। हिम्मत इसलिए कह रहा हूँ कि उद्धव ठाकरे को मालूम है कि ये इस दिशा में ज़्यादा सख्ती का कदम उठाया तो कांग्रेस एनसीपी दोनों के लिए मुश्किल पैदा हो जाएगी। उनके लिए मुश्किल पैदा होने का मतलब है कि वो सरकार को खतरे में डाल सकते हैं। मुश्किल क्यों पैदा हो जाएगी? दोनों पार्टियों का जो जनाधार है वो मुख्य रूप से, और जो जातीय उनको समर्थन है उसके अलावा मुस्लिम वोटों पर निर्भर है। मुस्लिम वोट अगर इन दोनों पार्टियों से नाराज़ हो गया, हालांकि नाराज़ होकर वो कहीं जा नहीं सकता है, उसके पास और कोई विकल्प नहीं है, वो बीजेपी के पास जाएगा नहीं, शिवसेना को मिलेगा नहीं, तो इसलिए जो है वो उसके पास कोई चारा नहीं है। लेकिन इन 2 पार्टियों के बीच में जो प्रतिद्वंदिता है, एनसीपी और कांग्रेस, उनमें से अगर किसी एक को चुनता है, एक को ज़्यादा जिम्मेदार ठहराता है इस कदम के लिए और दूसरे को कम, और उसको चुनता है, तो दूसरी पार्टी के लिए मुसीबत हो जाएगी। इसलिए कांग्रेस और एनसीपी किसी भी हालत में नहीं चाहेंगे कि रज़ा एकेडमी के खिलाफ कोई कार्रवाई हो, ये जानते हुए भी कि त्रिपुरा का मुद्दा पूरी तरह से फर्जी है। वहाँ मस्जिद को नुकसान पहुँचाने, गिराने का जो मुद्दा बनाया जा रहा है वो सरासर झूठा है, उसमें कोई सच्चाई नहीं है। कोई मस्जिद नहीं गिराई गई है, किसी मस्जिद को नुकसान नहीं पहुंचाया गया है त्रिपुरा में, उसके बावजूद इसको मुद्दा बनाया जा रहा है सिर्फ इसलिए कि इसका लाभ उठाना है। इसका लाभ उठाकर ये एक तरह से बदले की कार्रवाई है सीए के समय का जो आंदोलन था उसके जवाब में। सीए के समय जो विरोध हुआ, जो आंदोलन हुआ, उसमें सफलता नहीं मिली, तो मामला केवल सीए का नहीं है, ये मामला है 3 तलाक का भी, ये मामला है जम्मू कश्मीर में 370 और 35 से हटने का भी, और ये मामला है राम जन्मभूमि पर भगवान राम के मंदिर के निर्माण का भी।
इन सब मुद्दों को मिलाकर बहाना बनाया गया है त्रिपुरा के एक झूठे मामले का। और ये सब जानते हुए भी महाराष्ट्र विकास आघाड़ी की तीनों पार्टियां चुपचाप तमाशा देख रही हैं। और ये आप मानकर चलिए कि आने वाले दिनों में ये मुद्दा और बड़ा होने वाला है। और इन सब मुद्दों में शामिल हो गया है नवाब मलिक का अपना पर्सनल एजेंडा भी। इसमें शामिल है शरद पवार का अपना पर्सनल एजेंडा भी। शरद पवार को दिक्कत यह है कि उनके दो खास लोग, अनिल देशमुख जो गिरफ्तार हो चुके हैं, इस समय जेल में हैं, और दूसरे जो उनके ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, उन दोनों की जो स्थिति बनी है उसके लिए वो सीधे सीधे केंद्र की बीजेपी सरकार को जिम्मेदार मानते हैं। उनको इस बात से कोई रंज नहीं है कि उनके मंत्री भ्रष्टाचार कर रहे थे, भ्रष्टाचार में आकंठ लिप्त थे। ये शायद उनके लिए क्वालिफिकेशन एनसीपी में मानी जाती हो, तो इसलिए इसका कोई दुख नहीं है। दुख ये है कि वो पकड़े क्यों गए। दुख इस बात का है कि उनके खिलाफ मुकदमा क्यों चल रहा है, जांच क्यों हो रही है। नाराज़गी इससे है। और नाराज़गी इससे भी है कि इन सब के बावजूद केंद्र सरकार की ओर से अब उनको लिफ्ट मिलना, खासतौर से प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की ओर से बंद हो गया है। वो रास्ता जो खुला हुआ था उनका, वो बंद हो गया है। वो जो बीच बीच में मिलकर उद्धव ठाकरे को थोड़ा धमकाने डराने का काम करते थे, वो भी रुक गया है। तो इसलिए तीनों पार्टियों का, और राहुल गांधी की तो बात निराली है। महाराष्ट्र में पार्टी क्या कर रही है, पार्टी क्यों सरकार में है, उसे क्यों होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, पार्टी अलग लड़ेगी चुनाव विधानसभा का और ये स्थानीय निकाय का, या मिलकर लड़ेगी, इस बारे में कांग्रेस में कोई चिंतन मंथन नहीं हो रहा है। तो मैं जो बात कह रहा हूँ अग्नि परीक्षा की इन तीनों नेताओं की, वो इसलिए कि इन स्थानीय निकाय के चुनावों से महाराष्ट्र की आगे की राजनीति की दिशा तय होने वाली है। इसमें अगर ये महाविकास आघाड़ी को मात मिलती है, पराजय मिलती है, हार होती है, तो आगे का रास्ता सरकार के लिए और मुश्किल हो जाएगा। इस गठबंधन को बनाकर रखने के लिए और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, शायद बनाकर रखना मुश्किल हो जाए। उसकी वजह यह है कि अगर मुंबई में शिवसेना हार गई और यहाँ बीजेपी सत्ता में आ गई, तो शिवसेना के लिए इससे बड़ा आघात कोई नहीं होगा। उद्धव ठाकरे का मुख्यमंत्री पद से हटना भी इसके मुकाबले कम बड़ा धक्का होगा, बजाय इसके कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में मुंबई में शिवसेना बाहर हो जाए। क्योंकि मैं कई बार कह चुका हूं और ये सब लोग जानते हैं, मैं कोई सीक्रेट नहीं बता रहा हूं कि मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन शिवसेना के लिए ब्रेड एंड बटर का मामला है। ये उनका जो मूल स्रोत है संसाधन का, वो यहीं से आता है। तो शिवसेना किसी भी हालत में इसे हाथ से जाने नहीं देना चाहेगी। और अगर इसको बचाने में कांग्रेस और एनसीपी मददगार नहीं होते हैं, तो शिवसेना के लिए इनका कोई ज़्यादा इस्तेमाल नहीं रह जाता है। दूसरी बात, अगर इन चुनावों में बीजेपी की जीत होती, बीजेपी अच्छा परफॉर्म करती है, ख़ासतौर से मुंबई अगर जीत जाती है, तो बीजेपी और ज़्यादा आक्रामक हो जाएगी। उसके आक्रामक होने का और रज़ा एकेडमी के लोग जो कर रहे हैं, इन दोनों को मिलाकर देखिए, तो फिर शिवसेना में मैं जो लगातार पिछले कुछ समय से कह रहा हूँ कि भगदड़ शुरू होगी, वो शुरू होगी या नहीं होगी, इसका फैसला इन चुनावों से, स्थानीय निकाय चुनाव से हो जाएगा। देखिए, सांसद हो, विधायक हो, कॉरपोरेटर हो, या फिर जिला परिषद सदस्य हो, ब्लॉक प्रमुख हो, जितने निर्वाचित पद हैं, इन लोगों के लिए सबसे बड़ा धर्म, ईमान, विचारधारा है कि जीत कर आएंगे कि नहीं, कौन जिता कर ला सकता है। अगर जो जिता कर ला सकता है उसके साथ रहेंगे। हर पार्टी में ऐसे लोगों की संख्या 30 से 40% होती है। बाकी लोग होते हैं जो एक कमिटमेंट है, लंबे समय से पार्टी से जुड़े हुए हैं, नेता का लिहाज है, व्यक्तिगत संबंध है, तमाम तरह की चीज़ें होती हैं, विचारधारा भी उसमें होती है। लेकिन ऐसे 30-40% लोग होते हैं जिनको सिर्फ ये मतलब है कि अगला चुनाव हमें कौन जिता सकता है, कहाँ से जीत सकते हैं, किस पार्टी से जीत सकते हैं। जहाँ से जीत सकते हैं वहाँ जाने को तैयार है। उन लोगों के लिए एक रास्ता खुलेगा, उन लोगों में भगदड़ मचेगी, ये मेरा मानना है। और आप इंतज़ार कीजिए मार्च अप्रैल का, अगले साल का, तब तक ये स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। आपको पता चलेगा कि महाराष्ट्र विकास आघाड़ी का जो ये गठबंधन है, इसका भविष्य क्या है
उद्धव ठाकरे का मुख्यमंत्री के रूप में भविष्य क्या है और महाराष्ट्र की राजनीति किस ओर जाने वाली है। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार। आपको याद दिला दें कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।